प्रिय दर्शकों, आज और एक महत्वपूर्ण अणुसंख्या गुणधर्म और वो है हिमांक में अवनमन। लर्नर्स, आज इस चैनल पर हम इस टॉपिक को लेकर के आपका स्वागत करते हैं। देखिए, पहले आप आणु के स्तर पर समझ लीजिए, तब थियोरेटिकल हम इसका देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन होता है, कमी आती है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है और ये हमारा पात्र है। इसमें बहुत से विलायक के अणु, ठीक है। अब मान लीजिए ये जल ही है, तो जल का हिमांक, जल का हिमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, ठीक है। ये जल का हिमांक है। अब हिमांक क्या है ये आप समझ लीजिए कि जिस ताप पर द्रव और ठोस अवस्थाओं का साम्य में हो, जिस ताप पर द्रव और ठोस प्रावस्था साम्य में हो और उस द्रव और ठोस के जब वो साम्य में होते हैं तो वहां पर उनके वाष्प दाब भी साम्य में होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो ये कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव तथा ठोस अवस्थाएं एक साथ साम्य में हो, वह ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है, ठीक है। साम्य अवस्था, साम्य आप समझते हैं कि वह बिंदु जिस पर वो या तो ठोस में है या द्रव में है, ठीक है। हिमांक पर किसी पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब समान होते हैं। दो बात, द्रव और ठोस साम्य में हो और उनके वाष्प दाब समान। अब यहां देखिए, ये कोई हमारे जल का अणु है जो गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तब ये द्रव है ना, तभी तो ये द्रव है। लेकिन जैसे जैसे इसका ताप कम होता चला जाएगा, इनकी गति कम होती चली जाएगी, गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इनमें गति नहीं रहेगी। तब वो स्थिति क्या होगी? इसकी ठोस रूप की होगी, उसे हम बर्फ कह देते हैं। अब देखिए, ये गति अवस्था में है और अब आपने इसमें कोई ठोस डाला। अब मान लीजिए ये ठोस का अणु मान लिया। अब ये गति अवस्था में है, ये गति अवस्था में है सभी, और ठोस अवस्था जो डाली थी आपने वो ये गति अवस्था में नहीं है। तो ये ठोस अवस्था क्या करेगी कि इसकी जो गति है उस गति से कुछ ऊर्जा लेकर के स्वयं ही ये गति की अवस्था में आएगा। पहले विलयन में जब घुल जाएगा, विलायक में घुल जाएगा तो ये भी गति की अवस्था में आएगा। तो क्या करेगा कि इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। इस तरह से जितना ताप हमको घटाना पड़ेगा उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो ताप ये ले लेगा गतिज ऊर्जा के रूप में जो इसमें विलय मिलाया है। इस तरह से इनके
हिमांक में माने जो जमने का बिंदु है उसमें कमी आता है। ठीक है, अब इसी बात को हम थ्योरेटिकली क्या देख रहे हैं? देखिए, ये शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक घटते घटते यहां पर आकर के ये जमना शुरू हो गया। ये उसका वक्र है। ये विलयन 1 है, तनु विलयन है, माने विलयन 2 के मुकाबले तनु है, और ये यहां आकर के जम गया। ये विलयन 2 है और ये विलयन 1 के मुकाबले ज्यादा सांद्र है, तो ये आकर के ई बिंदु पर जम गया। ठीक है, इधर को ताप बढ़ता हुआ है, इधर को वाष्प दाब बढ़ता हुआ है। ठीक है, तो यहां ये TF किसका है? ये शुद्ध विलायक का है। कौन सा? हिमांक। T1 विलयन 1 का हिमांक है और T2 विलयन 2 का हिमांक है। इसी प्रकार से P2 विलयन 2 का वाष्प दाब है, P1 विलयन 1 का वाष्प दाब है और P0 विलयन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। माने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन 1 से ज्यादा है और विलयन 1 का वाष्प दाब विलयन 2 से ज्यादा है। ठीक है, यहां पर शुद्ध विलायक का जो ताप है जमने का वो ज्यादा है ना, उससे कम T1 है और उससे कम T2। तो इस तरह से यहां अब आप देखेंगे कि ADB एक क्या हुआ? त्रिभुज। तो त्रिभुज ADB, इसे हम सीधी रेखा मान लें तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज AEC एवं त्रिभुज AEC कैसे हैं? समरूप है, समरूप है। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज है। अब जब समरूप त्रिभुज हैं तो आप ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में BD ये वाली भुजा अपॉन EC ये वाली भुजा, ये कटान बिंदु नहीं है, यहां डाल लीजिए और स्पष्ट कर लीजिए इसको, ये नीचे वाला है EC। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो BD अपॉन EC, BD अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन AC, AD अपॉन AC। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी क्योंकि समरूप त्रिभुज है। अब ये BD क्या है? ये BD हमारी TF माइनस T1 इक्वल टू TF माइनस T1 है, जिसे हम डेल्टा TF या डेल्टा TF1 कह देते हैं। इसी तरह से EC हमारी क्या है? EC TF माइनस T2 है, TF माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा TF2। ठीक है, तो इन दोनों का मान इसमें रख देते, TF माइनस T1 अपॉन TF माइनस T2 इक्वल। अब AD क्या है? AD हमारी P0 माइनस P1 है, P0 माइनस P1, P0 माइनस P1 है ना।
ये हमारी AD हो गई, और AC क्या है, AC P0 माइनस P2, P0 माइनस P2। तो इसकी जगह पर ही हम ये रख सकते हैं यहां पर, और इसी तरह से इसे भी हम ये कह सकते हैं कि P01 डेल्टा, और यहां पर डेल्टा P0 ये कह सकते हैं। अब इसके मान यहां P0 माइनस P1 अपॉन P0 माइनस P2, या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा P0। इसे हम ऐसे लिखें, आपकी समझ में आ गई हो, या एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें, या डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 इक्वल टू डेल्टा P01 अपॉन डेल्टा P02, ऐसे कह सकते हैं। या इसका मतलब हुआ डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा P0। ठीक है, अब इसे आप एक समीकरण मान सकते हैं। अब देखिए फिर हम वही आते हैं राउल्ट के नियम से कि P0 राउल्ट के नियम से P0 माइनस P अपॉन P इक्वल P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू n अपॉन n, माने विलेय का मोल बटे विलयन का n प्लस n, विलयन के मोल। ठीक है, ये आपका हो गया विलयन के मोल। अब क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट है, तो उस स्थिति में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि n इज है यदि, तो ये स्थिति P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n। अब अणुभार के क्रम में आप इसको रखना चाहें तो यहां n बराबर जो होता है वो होता है W अपॉन m। W यहां ग्राम में भार, ये क्या है, ग्राम में भार, और ये क्या है, अणुभार। किसका, विलेय का, ये विलेय का मोल। ठीक है, इसी तरह से विलायक का मोल n इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये विलायक की मोल है, विलायक के मोल। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं W डैश अपॉन m डैश। ठीक है, इन मानों को यहां रख दीजिएगा, तो ये इक्वल टू आ गया P माइनस P0, सॉरी P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू W अपॉन m अपॉन W डैश अपॉन m डैश, या इक्वल टू ऐसे कर लीजिएगा, तो W इंटू m डैश अपॉन m इंटू W डैश। ये हो गया, ये बात मुझे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी अणुभार के क्रम में। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये P0 माइनस P क्या है, डेल्टा P है, ये क्या है, डेल्टा P,
माने दोनों के वाष्प दाबों का अंतर, विलायक और विलेयक के वाष्प दाबों का अंतर है ये। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन P0, ये विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, इक्वल टू W इंटू एम डैश अपॉन M इंटू W डैश, ठीक है। ये मैंने यहां स्पष्टीकरण दिया है कौन सी क्या चीज, समझ गए। इसे भी आप लिखना चाहें तो यहां लिख लीजिए, विलायक का ग्राम में भार, और ये है विलायक का अनुभार, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब वो ये आप जानते हैं इस नियम से कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा P0, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इस आधार पर डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। डेल्टा, यहां से देख लीजिए, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इसके बराबर W इंटू M, W इंटू M डैश अपॉन M इंटू, ठीक है। और ये किसके मुकाबले है, ये है इस नियम से डेल्टा TF के मुकाबले, इसलिए डेल्टा TF जो है वो हो जाएगा W अपॉन WM, या यहां और स्पष्ट कर दें इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू P0 M डैश W अपॉन W डैश M। अब ये क्योंकि फिक्स है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, नहीं ये इक्वल टू, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है तो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू W अपॉन W डैश M, ठीक है। अब डेल्टा P की जगह पर हम डेल्टा F भी रख सकते हैं, तो डेल्टा, अब इस समीकरण से डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू W अपॉन W डैश M। अब देखिए, क्योंकि विलयन यदि हम किलोग्राम में लेते हैं, मान लो इस W का मान, W डैश का मान यदि किलोग्राम में है, तो फिर W अपॉन W M डैश का मान कितना हो जाएगा, ये मोलरता के बराबर, देयरफॉर इसलिए डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू उसकी मोलरता, ये क्या है, मोलर, कब, जब विलायक 1 kg लिया गया है, ठीक है। जब विलायक 1 kg लिया गया है तब ये मोलरता के बराबर हो जाएगा, इसलिए डेल्टा F इज प्रोपोर्शनल टू उसकी मोलरता। तो हम इसे यहां पर और जगह चाहिए, इसलिए इसे मिटा देता हूं मैं, इसलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोल। अब देखिए ये TF क्या है, और मिटा, TF हिमान में अवनमन
Kf ये नियतांक है, इसे कहते हैं अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक। और ये m क्या है? मोललता। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र हो गया इस हिमांक में अवनमन। तो मैं समझता हूं ये बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। अब हम मोललता अवनमन स्थिरांक को भी देखते हैं। देखिए मोललता अवनमन स्थिरांक क्या है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मोललता स्थिरांक, मोललता सॉरी अवनमन स्थिरांक, मोललता अवनमन स्थिरांक Kf। इसके बारे में देखिए, इसके लिए एक सूत्र है। हाँ, इसका मात्रक Kf का मात्रक क्या है इसका? इसका मात्रक है किलो केजी प्रति मोल। केल्विन केल्विन केजी प्रति, केल्विन केजी प्रति, या इसे मोल इनवर्स में समझिए। तो ये इसका वो। अब इसको निकालने के लिए एक सूत्र है Kf इक्वल mr TF स्क्वायर। TF ये TF स्क्वायर फ्रीजिंग समझिए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एफ। डेल्टा एफ, डेल्टा एफ क्या है? डेल्टा एच, या इसे डेल्टा एफ न कर करके डेल्टा एच फ्यूजन कह दो या जमनांक। डेल्टा एफ जमनांक या फ्यूजन, या इसे हम एच एफ कह दें तो ज्यादा उचित रहेगा। बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे एच एफ कह ही देता हूं, ठीक है। समझ लीजिए एम क्या है? एम इसमें विलायक का अणुभार है। यहां लिख लीजिए एम विलायक का अणुभार, ठीक है। आर ये गैस नियतांक है, गैस नियतांक, ठीक है। इसे रिडबर्ग नियतांक। टी एफ इसमें देखिए यहां हमने डेल्टा टी एफ लिया है, यहां टी एफ है विलायक का हिमांक। यहां विलायक के हिमांक का अंतर नहीं है, ये विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, ठीक है। अब क्या रहेगा? डेल्टा एच है, डेल्टा एच। अब इसे में एफ कर देता हूं, डेल्टा एच एफ फ्रीजिंग का है, इसलिए इसे डेल्टा एच एफ कर देते हैं। यह हिमीकृत विलायक की प्रतिरोध गलन ऊष्मा, हिमीकृत विलायक की प्रति मोल ऊष्मा, ठीक है। जो विलायक है, जो जमता है, उसकी प्रतिमोल ऊष्मा है ये। तो अब देखिए इसको और सरलीकृत करते हैं।
इसको और सरलीकृत करने के लिए हम क्या करते हैं कि विलायक की प्रतिग्राम गलन ऊष्मा मान लीजिए एल है। विलायक की प्रति मोल गलन ऊष्मा बराबर एल एफ। इसे हम एल एफ मान लेते हैं। मान लीजिए एल एफ है, तो ये एल एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच एफ अपॉन एम इक्वल टू डेल्टा एच एफ प्रतिमूल है ना ये संपूर्ण अपॉन एम, माने इसके अनुभाग का हमने इसमें भाग लगा दिया। ठीक है, तो तब के एफ क्या होगा, के एफ अब हम इस एच एफ की जगह पर ये दो टर्म आ जाएंगे, या डेल्टा एच एफ इक्वल टू एल एफ इंटू एम। तो ये मान हम यहां रख देते इस समीकरण। तो ये क्या आ जाएगा, के एफ इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ स्क्वायर, 1000 एल एफ 1000 एल एफ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि यहां हम ये एम और ये एम आपस में कट जाएंगे, जगह कम होने की वजह से एक स्टेप कम कर दिया है। जब इस मान को आप यहां रखेंगे तो ये एम आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र। अब इसमें के एफ का हम मान निकाल सकते हैं, क्योंकि टी एफ हमें मालूम है, उसका क्या है, हिमांक है विलयन का, आर गैस का रिवर्स कांस्टेंट है, इसका मान दिया होता है, ये 1000 है, एल एफ हमको मालूम होता है। ठीक है ना, माने प्रतिमोल गलन ऊष्मा, तो इसका मान रख करके हम के एफ का स्थिरांक को निकाल सकते हैं। तो ये हुआ, लेकिन इससे अब एक महत्वपूर्ण बात रह जाती है अणुभार की, क्योंकि हमें अणुभार के बारे में खास देखना है इन टॉपिकों को लेकर के। तो विलेय का अणुभार इससे हम कैसे निर्धारित करते हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए, विलयन की मोललता m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम। ठीक है, यहां तक तो कोई बात आपकी है नहीं, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम है इसलिए इसे लिख दिया, तो m इक्वल टू इतना हो गया। अब यहां टी एफ इक्वल टू के एफ 1000 डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। अब क्योंकि ए डेल्टा यहां से सॉरी पहले वो मैंने लिखा था समीकरण डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। ठीक है, तो यहां पर हम उसका प्रयोग कर देंगे कि एम की जगह पर ये रख दें, ये वाली, तो ये निकल के आ जाता है, और यहां से एम इधर ले आए, इसे इधर ले जाएं, तो ये सूत्र बन जाता है। इस सूत्र से हम किसी का भी अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या उसके अवनमन में कमी जो कुछ भी है वो हम इससे निकाल सकते हैं। ये उसके हिमांक में अवनमन, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। यदि इनमें से कोई वैल्यू दी है तो हम के एफ का भी मान निकाल सकते हैं, या अलग से इस तरह से वैल्यू दी है तो यहां से के एफ का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये समीकरण हमारे पास है, इससे हम यूज कर सकते हैं, तो जिसका भी जरूरत पड़े जैसे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, किसी विलयन के लिए हिमांक में अवनमन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, विभिन्न अवाष्पशील विद्युत अनुपघट्यों के पदार्थों के लिए एक ही विलायक में बनाए गए सममोलल विलयनों के लिए हिमांक में अवनमन का मान समान होता है। ठीक है,
क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। मेरे ख्याल से आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।